दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है। ये वीडियो हॉरर कंटेंट है जिसमें डरावने दृश्य, ग्राफिक इमेज और मनोवैज्ञानिक थीम शामिल है जो डर, तनाव या बुरे सपने पैदा कर सकते हैं। संवेदनशील व्यक्ति, हृदय रोगी या ट्रॉमा से पीड़ित लोग इसे ना देखें। चैनल और निर्माता किसी भी शारीरिक, भावनात्मक के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। वीडियो देखना पूरी तरह आपके अपने जोखिम पर है। जारी रखने पर आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। हाईवे लगभग खाली था। घड़ी में 2:37 AM चमक रहा था और मेरी कार की हेडलाइट्स के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक चल रहा था, जैसे कोई चैनल पकड़ने की कोशिश कर रहा हो लेकिन असफल। तभी मैंने उन्हें देखा। 2 छोटे साए सड़क के किनारे खड़े, एक लड़का, एक लड़की, उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 या 11 साल। मैंने ब्रेक दबाया बिना सोचे। दिमाग ने कहा मत रुको, लेकिन हाथ पहले ही स्टीयरिंग पर हल्के पड़ चुके थे। वे मेरी कार की तरफ बढ़े। पास आने पर लगा कि कुछ ऑफ है। कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे किसी और समय से आए हों। लड़की ने हल्की आवाज में कहा, अंकल, हमारी कार खराब हो गई है, प्लीज हमें अंदर बैठा लीजिए। उसकी आवाज में डर नहीं था और यही सबसे गलत लगा। मैंने खिड़की थोड़ी सी नीचे की। तुम्हारे पेरेंट्स? मैंने पूछा। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, वो आ रहे हैं। तभी स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। मेरी सांस अटक गई। उनकी आंखें पूरी तरह काली, न सफेदी न पुतली, जैसे किसी ने आंखों के अंदर रात भर दी हो। ऐसा लगा मानो वो मुझे देख नहीं रहे बल्कि मेरे अंदर झांक रहे हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत खिड़की ऊपर की और गाड़ी स्टार्ट की। तभी पीछे से जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। लड़के की आवाज बदली। अब उसमें विनती नहीं थी, दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आना है। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। रियर व्यू मिरर में देखा, वे दोनों वहीं खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। घर पहुंचा तो लगा जैसे घंटों बीत गए हो। मैंने दरवाजा बंद किया, लॉक लगाया और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। तभी ठक, मेरे घर का दरवाजा। फिर से ठक ठक। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने घड़ी देखी, 3:11 AM। दरवाजे के उस पार से वही आवाज आई, अंकल, हमने कहा था ना, हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं। मेरे पैर जम गए। मैं हिला तक नहीं। दरवाजे के नीचे की दरार से मैंने देखा 2 साए और फिर धीरे धीरे दरवाजे के कांच के पास 2 चेहरे उभरे, काली आंखें बिल्कुल पास। मेरे सिर के अंदर कुछ फुसफुसाया, उन्हें अंदर आने दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपने कान ढक लिए, आंखें बंद कर ली। अचानक सब शांत, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। सुबह हुई तो मैंने दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ फर्श पर मेरे दरवाजे के सामने मिट्टी से लिखा एक वाक्य, हम वापस आएंगे। जून 2014 में डेरेक और मारिया ब्रॉड्स वेस्टफील्ड में अपने नए घर में शिफ्ट भी नहीं कर पाए थे। उससे पहले ही उन्हें एक अजीब अनजान चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी भेजने वाले ने खुद को द वॉचर कहा था। वो चिट्ठी 657 बुलेवार्ड हाउस के नए मालिकों के नाम थी। उसमें लिखा था कि 1920s के दशक से लेखक का परिवार इस घर पर नजर रखता आया है और अब उसे इस घर की दूसरी वापसी का इंतजार करने की जिम्मेदारी दी गई है। द वॉचर ने कपल को घर में रेनोवेशन शुरू करने के लिए डांटा और उनके 3 बच्चों को अगवा करने की धमकी भी दी। पुलिस को चिट्ठी दिखाने के बाद ब्रॉड्स कपल को पता चला कि घर के पिछले मालिकों को भी शिफ्ट होने से पहले एक अनजान चिट्ठी मिली थी। उसमें भी किसी ने लिखा था कि वो घर पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, लेकिन वो कपल 23 साल तक उस घर में रहा था और उन्हें कभी कोई और चिट्ठी नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने उसे मजाक समझकर फेंक दिया था। लेकिन ब्रॉड्स परिवार को चिट्ठियां आती रहीं और हर बार वो और ज्यादा डरावनी होती गई। अब चिट्ठियों में उन्हें नाम लेकर संबोधित किया जाने लगा था और बार बार घर की दीवारों के अंदर क्या है इसका जिक्र होने लगा। द वॉचर ये भी पूछने लगा कि वे अब तक घर में शिफ्ट क्यों नहीं हुए और वो बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रहा था। एक चिट्ठी में उसने लिखा, सालों हो गए जब इस घर के गलियारों में यंग ब्लड दौड़ा करता था। क्या तुमने इसके सारे राज खोज लिए हैं? क्या वो यंग ब्लड बेसमेंट में खेलेगा या वो वहां अकेले जाने से डरते हैं? अगर मैं उनकी जगह होता तो बहुत डरता। वो घर के बाकी हिस्से से बहुत दूर है। अगर तुम ऊपर हो तो उनकी चीखें कभी नहीं सुन पाओगे। अपने बच्चों को यंग ब्लड कहे जाने के बाद ब्रॉड्स परिवार ने कभी उस घर में कदम नहीं रखा। 6 महीने बाद उन्होंने घर दोबारा मार्केट में डाल दिया, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। वजह साफ थी, डरावनी चिट्ठियां। कपल ने जानबूझकर हर इंटरेस्टेड खरीदार को इन चिट्ठियों के बारे में बताया।
अगले कुछ सालों तक वे घर बेचने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने घर गिराकर बेचने का ऑप्शन भी सोचा, लेकिन इससे वेस्टफील्ड प्लानिंग बोर्ड और लोकल कम्युनिटी भड़क गई। 4 घंटे चली तीखी मीटिंग के बाद स्प्रिंग 2016 में आखिरकार उन्हें एक किराएदार परिवार मिला, ऐसा परिवार जिसे इन चिट्ठियों से फर्क नहीं पड़ा। असल में तब तक सिर्फ 2014 में आई 2 चिट्ठियां ही थीं, लेकिन जैसे ही नया परिवार शिफ्ट हुआ, तीसरी चिट्ठी आ गई और ये पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक थी। द वॉचर ने मीडिया कवरेज की शिकायत की और पड़ोसियों को मेरे बुलेवार्ड के सिपाही कहकर सराहा, जिन्होंने घर गिराने की कोशिश रोकवा दी थी। फिर उसने सीधे बदला लेने की धमकी दी, शायद एक कार एक्सीडेंट, शायद आग या कोई हल्की बीमारी जो कभी ठीक ना हो और रोज तुम्हें बीमार महसूस कराए, शायद किसी पालतू जानवर की रहस्यमय मृत्यु, अपने जन अचानक मर जाएं, प्लेन, कारें, बाइसिकलें क्रैश हों, हड्डियां टूटें। अजीब बात यह थी कि किराएदार परिवार घर छोड़कर नहीं गया, उन्होंने बस ज्यादा सिक्योरिटी कैमरे लगवाने की मांग की। सालों में कई लोग शक के दायरे में आए। पुलिस को शुरू से ही लगा कि द वॉचर कोई पड़ोसी है। सबसे पहले शक गया बगल में रहने वाले माइकल लैंगफोर्ड पर, जो 1960s के दशक से वहां रह रहा था। बाद में जब चिट्ठी के लिफाफे से महिला डीएनए मिला तो शक उसकी बहन एबी लैंगफोर्ड पर था, जो एक रियल एस्टेट एजेंट थी। यहां तक कि मारिया ब्रॉड्स खुद भी शक के दायरे में आई। कई साल की जांच के बावजूद 2018 जब यह मामला मैगजीन में छपा था, द वॉचर की पहचान नहीं हो पाई थी और आज तक द वॉचर कभी पकड़ा नहीं गया। उस रात पार्टी कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई थी। मैं जब हॉस्टल लौटा तो घड़ी में 3 बज रहे थे। पूरा फ्लोर लगभग सुनसान था। कॉरिडोर की ट्यूबलाइट आधी जल रही थी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। मुझे बस अपने रूममेट की सांसों की हल्की आवाज सुनाई दी। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था, मेरी तरफ पीठ किए हुए। कंबल आधा ओढ़ा था, जैसे हमेशा सोता था। मैं थका हुआ था, दिमाग शून्य था। लाइट का स्विच ठीक मेरे हाथ के पास था, लेकिन मैंने उसे ऑन नहीं किया। वो सो रहा है, मैंने सोचा, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। मैं चुपचाप अपने बेड तक गया और वहीं ढेर हो गया। नींद लगभग तुरंत आ गई, लेकिन रात के बीच कुछ गड़बड़ हुई। आधी नींद में मुझे लगा कि कमरे में कोई और मौजूद है। मेरे कानों में एक बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई दीवार के पास खड़ा हो। मैं आंखें खोलना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। और फिर सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, लोहे जैसी, भारी, खून की। मैं घबरा गया और झटके से उठकर लाइट ऑन कर दी और उसी पल मेरा दिमाग खाली हो गया। मेरा रूममेट उसी बेड पर था, लेकिन उसकी गर्दन कटी हुई थी, चादरें खून से भीगी हुई थीं। उसकी आंखें खुली थीं, सीधे दरवाजे की तरफ। मेरे पैर कांपने लगे, आवाज गले में अटक गई। तभी मैंने दीवार देखी, खून से लिखा हुआ एक वाक्य, साफ, बड़ा, तुम खुश नहीं हो कि तुमने लाइट ऑन नहीं की। उस रात मैं अपने विचारों में डूबा गाड़ी चला रहा था। शहर पीछे छूट चुका था और सड़क अब जंगल के बीच से निकल रही थी। इस सड़क की ठंडी हवाएं और मनमोहक शांति ही मुझे यह बार बार खींच लाती हैं। बस फर्क यह है कि मैं शाम की जगह आज पहली बार रात में यहां घूमने आया हूं। घड़ी में करीब 2 बज रहे थे। एक मोड़ पर मैंने ब्रेक दबा दिए। सड़क के किनारे कोई खड़ा था, एक लड़की, सफेद कपड़े पहने हुए, सिर थोड़ा झुका हुआ। वो हाथ हिला के नहीं रोक रही थी, बस ऐसे खड़ी थी जैसे जानती हो कि कोई रुकेगा। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर गाड़ी रोकी। कहां जाना है? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, न ही राहत। घर, उसने कहा, फिर जोड़ा, इसी रोड पर है। उसने आगे वाली सीट पर बैठने के लिए दरवाजा खोला। मैंने कुछ नहीं कहा। गाड़ी फिर से चल पड़ी। पूरा रास्ता वो शांत रही। रेडियो मैंने ऑन किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद खुद ही बंद कर दिया। उसकी मौजूदगी में कोई भी आवाज सही नहीं लग रही थी। इतनी रात को अकेले? मैंने पूछा। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हर बार यही समय होता है। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा। कुछ देर बाद उसने कहा, अब यहीं। मैंने गाड़ी रोकी। सामने एक पुराना सा घर था, ऐसा घर जो बहुत पहले इस्तेमाल होना बंद हो चुका हो। खिड़कियां अंधेरी थीं, बस बाहर की लाइट जल रही थी।
मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मेरा दिल जोर से धड़का। सीट खाली थी। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, दरवाजा खोला, बाहर निकला। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। न किसी के कदमों की आवाज, न किसी के जाने का निशान। मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ गया। दरवाजा खुला था। अंदर एक छोटा सा हॉल था। दीवारों पर जमी धूल और बीच में एक टेबल पर एक फ्रेम रखा था। मैंने उसे उठाया। फोटो में वही लड़की थी, सफेद कपड़े, वही चेहरा। नीचे नाम और तारीख लिखी थी। तारीख कई साल पुरानी थी। मेरे पीछे फर्श पर हल्की सी चरमराहट हुई। वो यहीं तक आ पाती है, किसी ने कहा। आवाज बहुत पास से आई थी। मैं पलटा नहीं। हर बार कोई ना कोई उसे छोड़ने आ ही जाता है, लेकिन वो कभी घर के अंदर नहीं जाती। मेरे शरीर में ठंड उतर गई। मैं वहां से भागा, गाड़ी में बैठा और बिना पीछे देखे वहां से निकल पड़ा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। इससे पहले कि मैं पीछे पलट कर देखता, वो रोने लगी और बार बार एक ही लाइन दोहराने लगी, मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया, मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया, पर सॉरी। उसकी बातें सुनकर मैंने गाड़ी और तेज कर दी। काफी दूर आकर मैंने राहत की सांस ली। सड़क अब सीधी थी। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। तभी मेरी गाड़ी अपने आप धीमी हो गई। इंजन बंद। मैंने चाबी घुमाने की कोशिश की, कुछ नहीं। और फिर मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। मैंने खुद को सड़क के बीच खड़ा पाया। रात वही थी, सन्नाटा वही था। दूर से हेडलाइट्स की रोशनी आती दिखी। एक कार मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने बिना सोचे हाथ उठाया। कार लुकी, खिड़की नीची हुई। अंदर बैठे आदमी ने पूछा, कहां जाना है? मेरे मुंह से शब्द अपने आप निकल गए, घर। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं बच्चों को सुलाकर नीचे लिविंग रूम में आ चुकी थी। घर बड़ा था, लेकिन अच्छी तरह जाना पहचाना। पेरेंट्स ने कहा था कि आधी रात से पहले लौट आएंगे। मैंने खुद से यही कहा, बस एक रात की बात है, सब कुछ ठीक होगा। टीवी चल रहा था, बस आवाज के लिए। तभी फोन बजा। मैंने स्क्रीन देखी, अनजान नंबर। हेलो, मैंने कहा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, फिर फोन कट गया। मैंने फोन नीचे रख दिया। गलत नंबर होगा, यही सोचा। कुछ मिनट भी नहीं बीते थे कि फोन फिर बजा। इस बार उठाते ही एक धीमी आवाज आई, बहुत पास से बोलते हुए, क्या बच्चे सो गए हैं? मेरे हाथ अपने आप कस गए। कौन है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। फोन कट गया। अब दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने खुद को दिलासा दिया, कोई प्रैंक होगा। फिर भी मैं उठी और ऊपर जाकर बच्चों को चेक किया। दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। दरवाजा बंद था। कमरा वैसा ही था जैसा छोड़कर गई थी। नीचे लौटते ही फोन फिर बजा। मैंने इस बार फोन नहीं उठाया, रिंग बंद होने दी। लेकिन तुरंत एक मैसेज आया, तुम ऊपर गई थी। दाईं तरफ वाला बच्चा करवट बदल कर सो रहा है। मेरे शरीर से जैसे मेरा दिल बाहर आ गया हो। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैं बोलते बोलते रोने लगी। उन्होंने शांति से कहा, अगर वो फिर कॉल करे तो फोन मत रखना, लाइन पर बनाए रखना, हमें ट्रेस करने दीजिए। फोन फिर बजा। मैंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। तुम खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? वहां से सीढ़ियां ठीक से नहीं दिखती। मैं हिली नहीं, क्योंकि मैं खिड़की के पास ही खड़ी थी। मेरे मुंह से बस इतना निकला, तुम कहां हो? एक हल्की सांस की आवाज आई। कोई जवाब नहीं आया, पर कॉल अभी भी शुरू था। तभी पुलिस की दूसरी कॉल आई। ऑपरेटर की आवाज अब धीमी थी, सावधान। सुनिए, आप फोन मत रखिए, बस घर से बाहर निकल जाइए अभी। मैंने पूछा, क्या हुआ? एक छोटा सा सन्नाटा। फिर उसने कहा, यह कॉल कहीं बाहर से नहीं आ रही है, यह आपके घर की ऊपर वाली लाइन से आ रही है। अब जल्दी बाहर निकलिए। लेकिन ऊपर बच्चे सो रहे हैं। मैंने कहा, हम बस रास्ते में हैं, आप बाहर निकलिए। ऑपरेटर ने कहा। मेरे पैर सुन्न हो गए। मैं सामने का दरवाजा खोलकर बाहर भागी। ठंडी हवा चेहरे पर लगी, लेकिन राहत नहीं मिली। पीछे से घर के अंदर किसी के ऊंचाई से गिरने की आवाज आई। मैं वापस अंदर की ओर बढ़ी कि तभी पुलिस पहुंची। ऊपर के कमरे में कोई नहीं मिला, बल्कि हॉल की फर्श पर एक लंबे बाल वाले अजीब से आदमी की लाश पड़ी मिली, जिसके आसपास खून ही खून था। सारी फॉर्मेलिटीज के बाद अगले दिन मैं अपने घर पहुंची। मेरा सर बहुत तेजी से दर्द कर रहा था, तो मैंने चाय बनाने रखी
और टेबल साफ करने लगी। तभी मेरी नजर 2 दिन पुराने न्यूज़पेपर पर पड़ी, जिसकी हेडलाइन थी, मानसिक अस्पताल से भागा हुआ एक मरीज रेसिडेंशियल एरिया में घुस चुका है, नागरिक सावधान रहें।